हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल रीड विद पैशन में, जहाँ हम रीड से जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल डिस्कस करते हैं। मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ साइंस का स्टडी मटेरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में रीड का जो साइंस का सिलेबस है लेवल 2 का वो डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हम थोड़ी सी जानकारी देख चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पहला टॉपिक जो है हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। देखिए, जीवाणु जो हैं वो हमारे वातावरण में हर तरफ व्याप्त होते हैं, फैले हुए रहते हैं। चूँकि ये सूक्ष्म जीव हैं इसीलिए इन्हें देख पाना हमारे लिए मुश्किल है और इसीलिए हम नहीं देख पाते कि हमारे चारों तरफ कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें लाभ और हानि दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन वातावरण में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया की संख्या है वो अच्छे बैक्टीरिया यानी कि गुड बैक्टीरिया की है, जो कि हमको बहुत ही सारे लाभ पहुंचाते हैं। आगे देखिए, जो बैक्टीरिया हैं उनको जब हम किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें अलग अलग जगतों में डिवाइड किया जाता है उनके लक्षणों के आधार पर, जिसमें हम 5 जगत पद्धति पढ़ते हैं। 5 जगत पद्धति में देखिए, पहला जो जगत होता है वो होता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। दूसरा जगत होता है प्रोटिस्टा। तीसरा होता है फंजाई। चौथा जगत होता है पादप जगत और अंतिम जगत होता है जंतु जगत। ये 5 जगत हम पढ़ते हैं जब हम किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जगत होता है मोनेरा जगत, इसमें सबसे आदिम और सरल यानी कि किस तरह के जीव रखे जाते हैं, इसमें जो जिनकी संरचना बहुत ही सरल प्रकार की होती है उन्हें रखा जाता है मोनेरा जगत में। तो बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हर तरह के परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं जहाँ पर जो दूसरे जीव होते हैं उनके लिए जीवित रह पाना मुश्किल होता है। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? स्वयंपोषी। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। ठीक है, जो स्वयंपोषी होंगे वो अपना भोजन खुद बनाएंगे। जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना जीवन व्याप्त करते हैं वो होते हैं परजीवी। परजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी कभी बहुत ही तरह की बीमारियां शरीर में फैला देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का जब हम क्लासिफिकेशन यानी बैक्टीरियाओं को जब हम अलग अलग समूहों में बांटते हैं तो हम इनका जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं इसके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 इसके शेप होती हैं, आकार होते हैं। एक तो ये होते हैं गोल यानी कि गोलाकार, जिनको हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, दूसरे ये होंगे छड़ के आकार के, जिन्हें हम बोलेंगे छड़ाकार या बेसिलस। एक होते हैं कोमा आकार के, जिन्हें हम बोलते हैं विब्रियम। और लास्ट होते हैं सर्पिलाकार, जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइरिलम। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं जिसमें बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर बांटा गया। आगे देखिए, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, एक कोशिका है बैक्टीरिया की, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ लगाया है ताकि आप इसकी संरचना को आसानी से समझ सकें। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसको जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें एक कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि बाहरी आवरण पाया जाता है। ये जो बाहरी आवरण है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, और दूसरी जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, इसीलिए हार्ड स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होने के कारण ये हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसमें भरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें इसके छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग बिखरे पड़े रहते हैं, जिनमें आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी जीव में प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। देखिए जो सरल जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, तथा जो जटिल जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। चूँकि बैक्टीरिया एक सरल जीव है इसीलिए इसमें पाए जाएंगे 70S प्रकार के राइबोसोम। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा जो है लिक्विड भरा रहता है, साथ ही उस लिक्विड में क्रोमोसोम यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, प्लाज्मिड पाया जाता है और एंडोस्पोर्स इसमें भरे पड़े रहते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है उसमें इसके दोनों सिरों पर हेयर लाइक लंबे लंबे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला होते हैं ये बैक्टीरिया के गमन यानी कि चलने में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। फ्लैजिला के साथ ही साथ बैक्टीरिया के पूरे शरीर पर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो फ्लैजिला से साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और पूरे शरीर पर फैले हुए रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई का कार्य जो होता है वो फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। पिलाई का जो कार्य होता है, जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़कर जनन करते हैं तो उन दोनों बैक्टीरियाओं को आपस में जोड़ने में जो सहायता प्रदान करती है वो होती हैं पिलाई। ठीक है, तो ये एक सिंगल बैक्टीरिया सेल का डायग्राम है। आगे चलिए, देखिए मैंने अभी आपको इनके आकार के आधार पर बताया था कि बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, तो उसी में हम पहला देखते हैं गोलाकार यानी कि कोकाई। कोकाई जो होंगे इन्हें आगे चलकर इनकी संरचना के आधार पर 4 प्रकार में बांटा है। माइक्रो कोकाई का मतलब होता है जब एक सिंगल कोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो इसे हम बोलेंगे माइक्रो कोकाई। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। डिप्लो कोकाई, डिप्लो का मतलब होता है दो, कोकाई मतलब गोलाकार बीजाणु। जब दो गोलाकार बीजाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं डिप्लोकोकाई, और इसका उदाहरण है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जब बहुत सारे जुड़कर एक चेन बना ले तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है। आगे है सारसीनी। सारसीनी में बहुत सारे जो गोलाकार जीवाणु हैं वो जुड़ जाते हैं और एक घनाकार पैकेट की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सारसीनी लूटिया। आगे देखिए, दूसरा हमने देखा था बेसिलस यानी कि रोड शेप्ड जीवाणु जो एक रोड के जैसी शेप में हो। ठीक है, उदाहरण है इसका बेसिलस एंथ्रेसिस। सर्पिलाकार जो हमने देखे थे कॉइल्ड, इस तरह से होंगे। ठीक है। स्पाइरिलम रूप्रम, और कोमा हमने देखा था जो किस शेप का होता है, कोमा शेप का, जिसका उदाहरण है विब्रियो कोलेरी। ये शेप के आधार पर बैक्टीरिया के वर्णन है। ये मैंने डायग्राम दिखाए हैं। माइक्रोकोकस सिंगल बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस दो गोल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस चेन में जुड़ जाते हैं, टेट्राड 4 जुड़ जाते हैं, सारसीनी एक घनाकार पैकेट बना लेते हैं, एंड स्टेफाइलोकोकस बहुत सारे एक ग्रुप में उपस्थित होते हैं। इसी तरह से बेसिलस में मोनोबेसिलस यानी कि एक बैक्टीरिया, डिप्लोबेसिलस यानी कि 2, स्ट्रेप्टोबेसिलस यानी कि चेन, कोकोबेसिलस यानी कि 2 गोल बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, कोको और बैसिलस वाले। विब्रियो कोमा आकार के, स्पाइरिलम यानी कि स्पाइरिलम और सर्पिलाकार। और ये आगे देखिए,
जीवाणु का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जो हम साइंटिस्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जब इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का अध्ययन किया तो इन्होंने इस संरचना को बैक्टीरिया नाम ना देकर नाम दिया था एनिमलक्यूल सबसे पहले। ठीक है, आगे देखिए, जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने इसे एक वंश में रखा था जिसे कहते हैं वर्मिश। वर्मिश यानी कि कुछ वर्म जैसी संरचनाएं। पोस्चर ने दिया था रोगाणु सिद्धांत, जो जर्म थ्योरी दी थी वो पोस्चर ने दी थी, यानी कि किस तरह से जो जीवाणु हैं वो शरीर में अंदर जाकर बीमारियां पैदा करते हैं, ये सिद्धांत दिया था पोस्चर ने। रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा और क्षय रोग, ये 3 बीमारियों के बारे में, जो जीवाणु कैसे कैसे इन बीमारियों को करते हैं, इनका जीवाणु का पृथक्करण किया। अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे J.L. लीस्टर, जिन्होंने कार्बोनिक अम्ल से इन रोगाणुओं को ख़त्म करने का प्रयोग किया, यानी कि कार्बोनिक अम्ल से इन्होंने अलग तरह के रोगाणु जो शरीर में रोग फैलाते हैं उन पर उपयोग किया, उन्हें नष्ट करने के लिए। आगे चलिए, बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही सरल संरचना होती है इनकी, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं जहाँ पर इनका अलग अलग तरह का व्यवहार देखा गया है। अब उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इनमें बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी हो सकते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और आगे ये अपना रसायन संश्लेषी यानी कि रसायनों से भी अपना भोजन बना लेते हैं। और कुछ जो होते हैं ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर, यानी कि सड़े गले जीव, मरने के बाद जो जीव होते हैं उनकी सड़े गले शरीरों पर भी ये निर्भर करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया को आगे चलकर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है आद्य बैक्टीरिया, जिन्हें हम आर्क बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्क बैक्टीरिया जो होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन आवासों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय यानी कि जिसमें लवण यानी कि नमक की मात्रा बहुत अधिक हो, हैलोफी। गर्म झरनों में थर्मोएसिडोफिलस, जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। और कच्छ क्षेत्र यानी कि दलदली क्षेत्र, जहाँ पर मेथेन गैस प्रेजेंट होती है, ऐसे वातावरण में भी ये जीव अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। ऐसा करने का जो वजह होती है वो होती है इनकी कोशिका भित्ति की संरचना, जो अन्य बैक्टीरियाओं से थोड़ी सी अलग होती है। इन्हीं लक्षणों के कारण ये अलग अलग प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रह पाते हैं। मैथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं रूमिनेंट पशुओं, यानी कि जो गाय भैंस है इनकी आंत में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका गोबर है उससे कैसी गैस बनाई जाती है, जैव गैस, यानी कि गोबर गैस का निर्माण करते हैं। यानी कि गोबर से जो गोबर गैस बनेगी उसके लिए मैथेनोजन बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे चलिए, दूसरे टाइप के जो हैं वो हैं यू बैक्टीरिया को बोलते हैं वास्तविक बैक्टीरिया, जिनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक फ्लैजेला, यानी कि ये चलायमान होते हैं, गमन कर सकते हैं, इनके द्वारा इनकी पहचान की जाती है। इसमें जो आते हैं वो आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नील हरी शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है क्लोरोफिल ए, जो कि इन्हें प्रकाश से भोजन बनाने में मदद करता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी जीव होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और तंतुमय होते हैं, लवण यानी कि स्वच्छ जल में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है वो बाहर से, देखिए ये डायग्राम बता रखा है, इनकी कॉलोनी बाहर से एक जेलीनुमा आवरण से घिरी हुई रहती है। और देखिए ये जो डायग्राम है इसमें जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो आपस में कॉलोनी में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
जो जेलीनुमा आवरण होता है वो इनका एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि एक रक्षा करने वाली परत होती है जो इन्हें गंदे पानी में या प्रदूषित जल में आसानी से इन्हें सर्वाइव करने में मदद करती है। इसी में आते हैं नोस्टोक एनाबीना। ठीक है, नोस्टोक एनाबीना जो बैक्टीरिया हैं ये हमने पढ़े थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया में। इनमें एक कोशिका होती है हेट्रोसिस्ट। जो हेट्रोसिस्ट कोशिका होती है ये जो वातावरण की नाइट्रोजन गैस होती है उन्हें लेग्यूम रूट्स यानी कि जो हमने पढ़ी थी दालें हैं, चना मटर, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें बांधने का कार्य करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है और प्लांट को एटीपी यानी कि ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे देखिए परपोषी जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, विद्यमान हैं। ये परपोषी बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे मनुष्य में रहते हैं या किसी अन्य जानवर में रहते हैं। मनुष्य में ये अलग प्रकार के रोग करते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या है बहुत ही फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स जो आपकी दवाइयाँ हैं उनमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो लाभ और हानि दोनों ही पहुंचाते हैं। आगे देखिए जो बैक्टीरिया हैं वो अपना जो कोशिका विभाजन करते हैं उसी को वो अपना प्रजनन का तरीका बनाते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया सेल बीच में से पिंच होकर टूटने लगती है और दो टुकड़ों में बंटकर ये दो बैक्टीरिया बनाने का निर्माण करते हैं। कभी कभी जब स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती यानी कि इन्हें आवास और भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है तो ये बीजाणु बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होगा उसका अंदर का जो कोशिका द्रव्य होगा वो छोटे छोटे स्पोर्स में बदलने लगेगा और जैसे ही स्थितियाँ अनुकूल आएंगी ये बाहरी परत फट जाती है और ये सारे स्पोर बाहर निकलकर बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन भी पाया जाता है। जब लैंगिक जनन के समय एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाता है। डीएनए इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम देख चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीवित जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है यानी कि नहीं पाई जाती है। इनमें ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह लेते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है उसमें से भी माइकोप्लाज्मा कोशिका आसानी से पास हो जाती है। देखिए ये तो हुआ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया मनुष्यों में कौन कौन से रोग कर फैलाते हैं। देखिए आइए देखते हैं। पहला जो रोग है वो है पीलिया। पीलिया के बारे में जॉइंटिस आपने सुना है, जिसमें पूरा शरीर का रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि जो लाल रंग का वर्णक होता है वो टूटने लगता है। पीलिया जो है वो लीवर से जुड़ा हुआ रोग है। पीलिया को करता है लेप्टोस्पाइरा इक्टीरोहीमोराइजी नामक जीवाणु से ये फैलता है। अगला है टाइफाइड जो कि एक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग जिसमें त्वचा में कुष्ठ हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हैजा, विब्रियो कोलेरा, काली खांसी, फिंकफ, हेमोफिलस पर्टूसिस से। प्लेग जो कि चूहों के द्वारा फैलता है। पोस्टुरेला पेस्टिस, साइफिलस, ट्रेपोनेमा पॉलिडम के द्वारा फैलता है। जो जठरांत्र रोग है यानी कि गैस्ट्रोएंट्रिटिस जो होता है वो ई कोलाई जो कि हमारी आंत में उपस्थित होता है। एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस, पेचिस जो है साइजिला डिसेंट्री के थ्रू, डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। बोटुलिज्म जो रोग है उसे बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, जिसे हम भोजन विषाक्तता भी बोलते हैं, जिसमें जो भोजन होता है वो जहरीला हो जाता है और शरीर में जाकर अलग अलग प्रकार की बीमारियां
पैदा करता है। आगे है निमोनिया, जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के थ्रू। अगला है टिटनस। टिटनस आपने सुना होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, जिसमें अलग अलग जंग लगे हो, कोई भी चीज़ अगर खून के संपर्क में आ जाती है, चोट लगती है, तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। लास्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता है निसेरिया मेनिंजाइटिस से। मेनिंजाइटिस में होता है जो आपकी रीढ़ की और ब्रेन की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें अलग अलग परतें होती हैं जो हमें बाहर से इन्हें चोट लगने से बचाती हैं। इन परतों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यानी कि सूजन आने लग जाती है इस बीमारी में, जिससे जो आपका ब्रेन है, जो रीढ़ है, ब्रेन को इनकी कोशिकाएं डेड होने लगती हैं, मरने लगती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक संभव है। ठीक है, ये तो है इनकी हानियाँ जो हम ये पहुँचाते हैं। लाभ में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो जीवाणु हैं वो लाभ ही पहुँचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ई कोलाई, जो हमारी आंत में उपस्थित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसमें एनाबीना नॉस्टोक हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इसके अलावा दूध से दही बनाना, ये सारे ही काम बैक्टीरियाओं के थ्रू किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बैक्टीरिया है वो हमें लाभ ज़्यादा पहुंचाते हैं हानियों की तुलना में। ये हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पूरे वातावरण में बहुत अधिक संख्या में बैक्टीरिया होने के बावजूद भी हमें इतनी बीमारियां नहीं होती हैं। क्योंकि इन जो बैक्टीरिया हैं उनकी बहुत ही कम संख्या हानि पहुंचाने वाली होती है। तो आज की वीडियो में हमने बैक्टीरिया से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ डिस्कस कर ली हैं। मैं अपने पुराने वीडियो में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता चुकी हूँ। आज हमने बैक्टीरिया डिस्कस किया है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे विषाणु यानी कि वायरस। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे आपको और अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।